अब हम अपना क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन से रीस्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को कि क्वांटिटीज, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी यूनिट, एसआई यूनिट एंड उनके डायमेंशंस, ये हम चीज़ें देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन अभी अभी आपने हटाया, बताओ क्या लिखा, क्या आया था? यहाँ बाहर तो L बाई ए, अंदर क्या एक्सप्रेशन है? M अपॉन N ई स्क्वायर टो। M अपॉन N ई स्क्वायर टो, या फिर हम उसे बोल देते हैं रो L अपॉन ए। दूसरी क्वांटिटी रो, जिसको हमने नाम दिया रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो एक्सप्रेशन बन रहा है M अपॉन N ई स्क्वायर टो। तीसरी क्वांटिटी सिग्मा, अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन मिलेगा N ई स्क्वायर टो अपॉन M। एंड फोर्थ क्वांटिटी इज G, कंडक्टेंस। उसका जो आपका एक्सप्रेशन है, G का जो आपका एक्सप्रेशन है, वो बनेगा N ई स्क्वायर टो बाई M A बाई L, या आपने उसको बोल रखा था सिग्मा A बाई L। क्या ये एक्सप्रेशंस ध्यान आगे क्या क्या हैं? ठीक है ना, यही होंगे आपके एक्सप्रेशंस, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। देखो ये जो चीजें हैं, ये जो बीच के दो हैं, ये बोला जाता है दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये जो दो चीजें हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट ऑब्जेक्ट। इस बात का क्या मतलब है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की नहीं है। लेंथ, मास, हाँ, ये जब तक मटेरियल सेम रहेगा, चाहे उस मटेरियल के आप दो अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट बना लो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि वो दोनों शेप पे भी डिपेंड करेंगे। अभी मैं जिक्र कर रहा हूं क्या क्या एक्सप्रेशंस। एक तो इनका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक यूनिट और एक डायमेंशंस। पहले मैं आर की यूनिट की बात करता हूं। मुझे लगता है पहले से आप जानते हो, पढ़ा हुआ है ये सब तो हमने। हम केवल एसआई यूनिट का जिक्र करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ आर क्या होती है? 1 ओम। सिंबल लिखें तो स्मॉल ओ से लिखना है। अच्छा, सिंबल नहीं, पूरा नाम लिखें तो स्मॉल ओ से। और सिंबल क्या होता है इसका, ओम का? ओम का सिंबल क्या होता है? नाम नहीं पता उसका। फिर आप कैसे बताइए? कैसे क्यों बताएं मैं आपसे? अरे कैसे बताने का क्या होता है? एंगल, कोई एंगल होता है, मैं पूछता हूँ एंगल का सिंबल क्या होता है? आप थीटा बोलते हो कि नहीं, है ना? कैसे बताएंगे, मतलब कोई वो हिंदी का ओम थोड़ी क्यों कैसे लिख के बताएं। ओम का सिंबल होता है कैपिटल ओमेगा। क्या हमने कभी सॉलिड एंगल में पढ़ा है ये ओमेगा? क्या कभी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल कभी ये नाम आए हों? यस। एक वो डब्लू की तरह जो आप दिखाते हो वो स्मॉल ओमेगा होता है, और इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ओमेगा। अब बहुत से बच्चे तो यार इस सिंबल को ही ओम बोल देते हैं कहीं भी आए। ये सिंबल ओम नहीं है, सिंबल का नाम ओमेगा है, बड़ा ओमेगा, है ना? ठीक है, समझ आए? और वैसे ये ओम तो एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए यूनिट बनी। अगर मैं आर की डेफिनेशन देखूं तो आर की डेफिनेशन क्या थी? V बाई आई। तो ये बनेगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। समझ आया क्या किस तरह से बना है? वो होता है 1 ओम। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप आर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाओगे? एम्पियर का तो ए, एम्पियर का तो ए। वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट होता है जूल पर कूलम। अब जूल का होता है ml/t-2 अपॉन कूलम, और कूलम आपको याद होगा, कूलम का होता है करंट इनटू टाइम। हाँ, करंट इनटू टाइम। तो नीचे क्या ये a²t बन गया? देखो रटना नहीं है, ये रटने वाली चीज ही नहीं है, ये तो हमें फॉर्मूला से निकाल लेना है। हाँ भाई, सही बनाए ना? ये समझ आए कैसे क्या लिखा है हमने? और इसको ऊपर भेजोगे तो t की पावर होगी -3
और a की पावर ऊपर जाके होगी कितनी, -2। तो आप बताओ क्या r का डायमेंशन लिखने आ गया आपको, r का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब आप g पे आओ, g क्या ये बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल नजर आ रहा है आपको, क्या ये बिल्कुल इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल है कि नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन है ना। इट मींस g को मैं कह सकता हूं 1/r। तो कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की SI यूनिट अगर r की ओम है तो क्या कंडक्टेंस ओम इनवर्स बन गया। एक पता नहीं क्या एक स्टाइल है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं MHO, ठीक है। ओम इनवर्स को लिखने का ये तरीका है, या फिर आप इसके इनवर्स लगा दो, या एक और तरीका है, एक दूसरा सिंबल, इसको शायद उपसिलन बोलते हैं, एप्सिलन नहीं उपसिलन। ये भी सिंबल के नाम खैर हमारे काम के नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये कहीं ये सिंबल आ जाए तो ओम को उल्टा इस तरह से बना दिया। या फिर एक साइंटिस्ट के नाम पे, इसकी यूनिट है साइमन और उसका सिंबल है कैपिटल S। तो देखो काफी यूनिट बता दी मैंने आपको जी की, समझ आ गया, ठीक है। सारी इक्वल होती है नहीं? हाँ सारी SI यूनिट है। और G का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये R का रेसिप्रोकल है, तो यहां से देखिए R का रेसिप्रोकल m-1, भाई ये जरूर कंफर्म कर लेना, इसमें कोई गलती ना होगी वो बीच में, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। m-1 l-2 t3 एंड a2। बताओ ये दो R और G समझ आ गए, ठीक है। इसके बाद देखो रो की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, हाँ कोरल सेक्शन का बच्चा आ रहा है, क्या कोरल सेक्शन का बच्चा आ रहा है, कोई ना एंट्री तो दे दो, एंट्री में क्या जा रहा है तो आप जानते हो ना, स्टूडेंट ही तो है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई फेक आईडी बनाने नहीं आया हो। तो फिर रहने दो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो छोड़ो, पड़ी रहने दो, उसको मत दो एंट्री। इधर सुनो, रो आ रहा है m/n²τ। देखो आप रो को ये भी तो लिख सकते हैं RA/L, बताओ लिख सकते हैं, रो को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना RA/L। और रजिस्टिविटी में भी ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि लेंथ खींच के डबल कर दी, एरिया आधा कर दिया, तो रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फॉर्मूला मत लगा देना। एक दिन कंडक्टेंस में बताया था ऐसा कुछ, यस सर। तो रजिस्टिविटी का क्या आंसर होगा, चाहे आप खींच लो चाहे उसे कंप्रेस कर दो, रजिस्टिविटी नो चेंज। हाँ ये गलतियां नहीं करनी है ये बार बार। तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट R की होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर, ये होगी ओम मीटर। और यहीं से बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक मीटर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक लेंथ की पावर बढ़ा दो, तो ये बना m1 l3 t-3 और a-2। बस बात ये है अपना R का एक्सप्रेशन सही रखोगे तो बाकी सारे डायमेंशंस आ जाएंगे। अब मैं आता हूँ कंडक्टेंस पे, सिग्मा पे, तो ये तो यहाँ से दिख रहा है, दिस इज 1/ρ, दिख रहा है ना कि ये 1/ρ है। इसका मतलब जो SI यूनिट बनेगी सिग्मा की, SI यूनिट ऑफ सिग्मा 1/ρ का मतलब है 1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यार ओम इनवर्स के तो कई नाम लिख रखे हैं आपने नीचे, ये कैसे ओम इनवर्स बना दिया, ओम लिख के इनवर्स लगाओ या फिर इनवर्स मत लगाओ। हाँ जी ये बताओ, इसके तो दुनिया भर के नाम है, तो मैं इसको साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूँ, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आई गया होगा। और यहाँ से अगर सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना हो तो जो रो का है उसका रेसिप्रोकल, रो का रेसिप्रोकल मतलब m-1 l-3 t3
एंड A2। एक बार बताओ मुझे, क्या ये चार क्वांटिटीज क्लियर हुई कि नहीं आपको? एक्सप्रेशन, यूनिट, हाँ भाई क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कीजिए इसे फटाफट पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, बना लिया? यस सर। मैं मिटा दूं अगर सभी ने नोट कर लिए तो? देखो ये कई बार क्या होता है, ये एक्सप्रेशन वहां याद नहीं रह पाते हैं, फिर केवल इतनी सी वजह से दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन में। अब हम पढ़ते हैं आज का जो अगला टॉपिक है, हम आज कवर कर रहे होंगे, दैट इज कार्बन रजिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन रजिस्टर। क्या होते हैं कार्बन रजिस्टर? हाँ भाई कुछ सुना है इनके बारे में, क्या होते हैं कार्बन रजिस्टर? सर्किट के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, सर्किट पार्ट में ये छोटे छोटे लगाए गए जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक कार्बन रजिस्टर, एक सर्किट में से अलग किया हुआ रजिस्टर। क्या ये चीज विजिबल है? यस सर, देखी हुई है। तो देखी हुई है। देखे हुए ना आपने? कहीं कहाँ देखे हुए? अपने घर में ही कहीं सर्किट वर्किट में दिख जाते हैं? घर में देखे हैं सर। घर में ही देखे हैं? यस सर। हाँ ये तो इसमें यूँ बताओ, ये जो वायर दिख रही है आर पार एक ही वायर है या दो अलग, मतलब बीच में ज्वाइन नहीं हो वायर? बीच में सर डिफरेंट वायर होगा। बीच में डिफरेंट वायर नहीं, बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है। देखते हैं अब क्या है। देखिए इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है। कोई कार्बन पीस लिया जाता है, कार्बन में भी ग्रेफाइट कंडक्टिंग है ना, ग्रेफाइट। यस सर। तो ये कार्बन का जैसे ग्रेफाइट वाला पार्ट लिया, ये कार्बन है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो लिया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो वायर्स इंसर्ट की जाती हैं, कंडक्टिंग वायर्स, लेकिन वो अंदर बस यहीं तक। ये इसकी लीड्स हैं बाहर। अब ये टूट फूट ना हो जाए, क्योंकि ग्रेफाइट तो ऐसा ही है जैसे पेंसिल का डंक होता है, टूट जाता है इस तरह से। उसके लिए इसके ऊपर ना एक कवरिंग कर दी जाती है, प्लास्टिक या फिर सिरेमिक कवरिंग।
कोई ऐसा मटेरियल जिससे कि ये खराब ना हो, इसको हम बोल देते हैं प्लास्टिक या सिरेमिक कवरिंग। और ये जो बाहर हैं वायर, दीज आर मेटालिक लीड्स, ये मेटालिक लीड है। ये जो आपका बनता है दिस इज अ कार्बन रजिस्टर। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर हमें कवरिंग दिख रही है, ऊपर जो हमें कवरिंग दिख रही है, ये आपकी मेटल की कवरिंग है। मेटल की नहीं, सॉरी, ये प्लास्टिक की कवरिंग है और कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बार यूँ बताओ, अगर हल्का सा आपको ये फोन में नजर आ रहा हो कि इस पर कुछ कलर्स यूँ दिख रहा है कि लाइनें बनी हुई हैं, यूँ दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये उसका क्या होता है कि इनके ऊपर ना अलग अलग कलर्स की कुछ लाइनें बनी होती है। जैसे एक बैंड यहाँ है, सपोज एक कलर्ड बैंड यहाँ है। ज्यादा कॉमन जो होते हैं वो 4 कलर्ड बैंड रजिस्टर्स होते हैं। यूँ तो 5 के भी होते हैं, 6 के भी, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। हम 4 कलर्ड बैंड रजिस्टर पढ़ेंगे। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ कहीं है, लेकिन एक बैंड थोड़ा गैप पे होता है, चौथा बैंड थोड़ा गैप पे होगा। तो आपको कोई कार्बन रजिस्टर पकड़ाए तो आप उसमें ये पहचान लेंगे कि इसके कलर्स की शुरुआत कहाँ से है, पहला कौन सा और चौथा कौन सा है। कैसे, क्या क्या आइडिया लग रहा है, कैसे पहचानेंगे? 3 7 होंगे। हाँ, 3 7 होंगे और एक गैप के बाद होगा। तो ये तो 1 2 3 और ये आपका 4। हम जो अभी पढ़ेंगे 5 और 6 में एक्स्ट्रा बैंड होते हैं, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे होंगे 4 बैंड रजिस्टर्स। ये अब देखो, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास जो रजिस्टर है, मैंने उसको सही तरीके से रखा। मैं आपकी तरफ इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर हल्का सा नजर आए तो 3 एक तरफ है और चौथा बहुत दूर गोल्डन कलर है। क्या दिख पा रहा है कि नहीं, या पॉसिबल नहीं है? 3 तो दिख रहा है, चौथा ना गोल्डन है, वो येलो पे गोल्डन है, तो वो इतना क्लियर नजर भी नहीं आ रहा है ना। मतलब पास से देखने पे ही पता लगता है कि हाँ भाई ये है। अब मैं आपको बताऊं, देखो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना विजिबल हो पाएगा, लेकिन जो पहला कलर है वो ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ग्रीन है। आप एक बार मुझे ये बताना, क्या इसमें जो विजिबिलिटी मैं जो बता रहा हूँ, क्या ये विजिबल हो पा रहा है कि नहीं? एक मिनट, पहला मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, पहला कलर ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ग्रीन है। अरे यार, ये रुकिए, देखो अगर नहीं भी हो पा रही अभी विजिबल तो बाद में देखा जाएगा। ये तो जस्ट कैमरा के सामने मैं लगा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो उसको। कुछ हल्का फुल्का भी आइडिया लग रहा हो तो मैं बता रहा हूँ कि क्या है कलर्स। ठीक है, देखिए अब जो पहला कलर है इस रजिस्टर में, पहला कलर आपका है ब्राउन, दूसरा कलर जो दिख रहा है दैट इज ब्लैक, तीसरा कलर बड़ा क्लियर ग्रीन, एंड चौथा वाला जो कलर है दैट इज गोल्डन। क्यों ये कलर्ड बैंड्स क्यों दिए गए हैं, अब हम इस बात पे आते हैं। ऐसा मतलब क्या है इन कलर्ड बैंड्स? हाँ दोबारा बताओ सर, कलर कैसे होते हैं? मतलब 3 फिर गैप थोड़ी, फिर 3 ऐसे या? मैं कह रहा हूँ इस पे टोटल 4 कलर आपको मिलेंगे। ठीक है, हम ये कैसे पहचाने कि पहला कौन सा और चौथा कौन सा है? तो जहां गैप ज्यादा है ना, वो तीसरा और चौथा है। मतलब 3 पास होंगे, फिर थोड़े गैप पे चौथा मिलेगा। समझ गए हो? यस सर। जो 3 पास है उसे एक साइड से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 एंड देन 4th। अब तो फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन बचा ही नहीं। यस। ठीक है, अब बात यह है कि ये कलर्स क्यों दिए गए हैं, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इस बात का, कलर्स क्यों दिए गए हैं? दरअसल ये जो कलर्स होते हैं, these colors they give the value of resistance in ohm। क्योंकि यार ये इतने छोटे रजिस्टर हैं ना, तो इस पे लिखना बहुत आसान है, और मान लो लिख भी दिया, अब वो रेजिस्टेंस होते हैं मेगा ओम में,
10⁻⁶, 10⁻⁷ ओम है, उसमें लिख दिया, वो पावर ही नहीं दिखती क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो इसलिए कलर देखना आसान है कि नंबर पढ़ना आसान है? कलर देखना आसान है। तो एक कलर कोडिंग, एक यूनिवर्सल कलर कोडिंग बना रखी है, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड से कौन सा रजिस्टर बनाए। अभी हमारे लिए एक ये क्वेश्चन की तरह हो गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर कलर्स में एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन एंड देन गोल्डन। आप एटलीस्ट एक बार ये नोट कर लीजिए, ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि ये वैल्यूज क्या होती हैं क्या नहीं होती। हाँ, मैं इसके साथ एक चीज ऐड कर देता हूँ, पहले मैं एक टेबल आपको अभी बताऊंगा। ये जो फर्स्ट डिजिट होती है, एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट कलर होता है, फर्स्ट कलर वो आपको देता है MSD ऑफ वैल्यू ऑफ आर इन ओम। MSD क्या होता है? MSD मोस्ट मेन स्केल डिवीजन। ना, हम वर्नियर और मेन स्केल डिवीजन पे नहीं गए। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मान लो कोई नंबर हो 1234, 1 2 3 4 1234, 1234 में अगर मैं 4 को हटा के 5 कर दूं तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास, है ना। लेकिन अगर मैं एक को, शुरू वाले एक को हटा के 6 कर दूं तो क्या बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा? यस सर। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब पहली डिजिट। जो आपका सेकंड कलर होगा, सेकंड कलर वो आपको देता है सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि उससे अगले डिजिट। सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने MSD की वैल्यू लिख दी है, कि MSD की फुल फॉर्म लिख दी है, ऑफ आर इन ओम। ये नंबर, ये जो आपका थर्ड कलर है, थर्ड कलर वो आपको देता है टॉलरेंस, सॉरी मल्टीप्लायर। थर्ड कलर आपको देता है मल्टीप्लायर, 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई होके ये ओम में आएगा। एंड जो फोर्थ कलर है, फोर्थ कलर वो आपको देता है टॉलरेंस, कि भाई कितनी % वैल्यू में कम ज्यादा एरर हो सकता है, जो आपने यहां से देखी है उसमें। तो आप एक बार ये ना एज इट इज आप नोट कर दीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे होंगे कि कितनी इसकी वैल्यू है, वो कैसे, कौन सी टेबल है, कैसे निकालना। ये नोट कीजिए पहले आप। ये कलर्स हमने ऊपर लिखी दिए हैं, तो वो टेबल से फिर हम ये वैल्यू निकालेंगे। टेबल याद कैसे करना है वो भी सीखेंगे। हो गया? सर टॉलरेंस फिर से बताना एक बार। नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, बस ये कहा है कि ये टॉलरेंस क्या होता है। ये टॉलरेंस बोल रहे हो? क्या पूछा आपने? टॉलरेंस मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी है, उसकी वैल्यू इतनी है, उसके साथ लिखा रहता है ±5%। मतलब भाई हम इतना सोच के दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर और इन सब चीजों की चेंज होने की वजह से हो सकता है 5% इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए। समझ गए हो? यस। वो होता है टॉलरेंस।
मिटा दूं यार, हो गया हो तो। हो गया सर। अब ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है, इसी का हम आंसर देंगे, इसी का हम आंसर देंगे, लेकिन ये बीच का मैं मिटाता हूं। मल्टीप्लायर का क्या मतलब है वो भी हम सीख रहे होंगे। इसके लिए ना हमें एक टेबल याद करनी होगी, कलर कोडिंग टेबल। आप अपनी हेडिंग डाल सकते हो कलर कोडिंग टेबल इस सवाल के जवाब में। तो सबसे पहली चीज सुनो, उसको याद करने का एक तरीका, वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, बीबी रॉय। और बीबी रॉय किसी का नाम बनता है ना, ऐसे बीबी रॉय याद कर सकते हो, है ना। अभी कलर्स बनेंगे Yes, sir. हिंदी में नहीं है, हिंदी में बीबी रॉय नहीं, बीबी रॉय है ना। Don't ऑफ जो मैं कैपिटल लिख रहा हूं उससे कलर बनेंगे, ग्रेट ब्रिटेन या जी और फिर बी, इनसे कलर बनेंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। ये तो जस्ट एक लाइन है, इस लाइन में मत खोए रहना, आगे है मेन काम। तो ये तो एक कलर्स की सीक्वेंस याद करने का तरीका है। वियरिंग गोल्ड, ये मैंने पूरा कैपिटल लिखा है क्योंकि अपने आप में कलर है। सिल्वर नेकलेसेस। एक बार मुझे ये बताओ, ये लाइन याद हो सकती है हमें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेसेस, यस सर, है ना। Yes. अब देखो इनसे कलर्स बनेंगे, बी बी और बी। 3 बार बी दिख रहा है आपको, 3 Yes, बार sir. बी। Yes. तो एक सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, सेकंड बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन एंड थर्ड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 जी दिखेंगे। देखो मैं ये नहीं कहता यही एक लाइन है, और भी कई लाइनें हैं जिनसे तरीके होते हैं, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल लाइन है जो क्लास में बताई जाती है, बताई जा सकती है इस तरह का। अब 2 जी, पहला जी होता है ग्रीन कलर के लिए और दूसरा जी होता है ग्रे कलर के लिए। और मुझे लगता है कि बाकी आपको अपने आप कलर नजर आ जाएंगे अगर आप इसमें लिखोगे तो। आर से बताओ, आर से Red. रेड, ओ से Orange. ऑरेंज, वाई से Yellow. Yellow. येलो, वी से Violet. वॉयलेट को और भी कौन सा नाम देते हैं कई बार, Purple. पर्पल। ठीक है, वी से वॉयलेट भी बनता है और पर्पल भी बनता है, आप दोनों लिख सकते हैं। क्लियर, मैंने ऑब्लिक लगा दिया है। वाइफ, वाइफ White. डब्लू 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 से White. वाइट। अच्छा, गोल्ड अपने आप में एक कलर है, गोल्डन कलर। Golden. सिल्वर से सिल्वर कलर होता है, वही है। एंड एन स्टैंड फॉर नो कलर, एन स्टैंड फॉर नो कलर की जैसे बैंड ही गायब, एन स्टैंड फॉर नो कलर जैसे बैंड ही गायब हो। क्या हुआ भाई, कौन है? तरुण शर्मा कौन रहेगा इसका? आप, कोई नहीं, अपनी क्लास का है दूसरी क्लास का है अपने क्लास में सर। ना, फिर तो ठीक है, कोई और बाहर से तो नहीं आया ना। ठीक है, चलिए देखिए, ये कलर्स की सीक्वेंस याद हो जाएगी। यस सर। अब है ना, अब आसान काम है, पहले डिजिट, सबसे पहले डिजिट देखो, ब्लैक से लेके व्हाइट तक डिजिट्स बनेंगे और 0 से स्टार्ट हो जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड व्हाइट का डिजिट है 9। आप बताओ 9 डिजिट बन गई हमारी। ठीक है, पहले 2 कलर्स में ये नहीं मिल सकते, 9 कलर मतलब बैंड ही गायब है, तो पहले 2 कलर में यही मिलेंगे, यही डब्लू तक, व्हाइट तक, समझ गए हो। ठीक है, उसके बाद अगली चीज बनती है मल्टीप्लायर, उसके बाद अगली चीज बनती है मल्टीप्लायर। तो ये 10 की पावर बढ़ाते चलो, 10 पावर 0 मल्टीप्लाई होगा, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 कलर के हिसाब से।
6, 10 to power 7, 10 to power 8 एंड 10 to power 9। अच्छा, कभी कभी मल्टीप्लायर में गोल्ड और सिल्वर भी। मल्टीप्लायर वाला कलर कौन सा था, तीसरा या चौथा, बताओ? तीसरा। तो अगर उसमें तीसरे में गोल्ड आए तो 10 की पावर -1 होता है, और सिल्वर आए तो 10 की पावर -2। ये मल्टीप्लायर हो गए। और आखिरी जो आपका बैंड था, आखिरी बैंड, उसका नाम क्या दिया था आपने? टॉलरेंस। यूं तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम जो याद करेंगे ज्यादा जो कॉमन है, टॉलरेंस में या तो गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड मिले तो 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, सिल्वर मिले तो 10% का, और अगर चौथा बैंड ही गायब है, नो कलर मतलब चौथा बैंड ही नहीं है, 3 ही है, तो फिर कितने परसेंट की हेरफेर होगी? 20% की। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं आएंगे कभी भी किसका क्या है, कोई यूं तो कोई 1%, 0.2%, ये सब नहीं करना मैं याद। आप बताओ, ये टेबल याद हो सकती है? यस। तो आप इसकी रेजिस्टेंस बताओ। ये जो सवाल चल रहा था, जो मेरे हाथ में ये रजिस्टर था, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है ओम में? इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है बताओ? पहला कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन की डिजिट 1, पहली डिजिट एज इट इज लिख दो। दूसरा कलर कौन सा उसका? ब्लैक। ब्लैक की डिजिट 0, 10 इनटू, अब आएगा मल्टीप्लायर। तीसरा कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन की डिजिट 10 की पावर 5, तो 10 इज पावर 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होगी कंप्लीट। चौथा अगर दिया है तो वो इसलिए है, चौथा कलर कौन सा है? गोल्डन। यानी कि इस वैल्यू में 5% का हेरफेर हो सकता है, तो ये आपका रेजिस्टेंस होगा। तो अभी आप बताओ मुझे, क्या रेजिस्टेंस? हाँ, पहली और दूसरी ऐसी होती है ना, नॉर्मल डॉट डॉट तो नहीं होते ना बीच में? ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। शायद मैं मानूं ये कलर पहचान के रेजिस्टेंस लिखना आ गया आपको समझ में? यस। ठीक है, तो भैया आप ये टेबल बनाएं और ये नोट कीजिए। दिक्कत इन सवालों में नहीं होती जिनमें कलर दे के रेजिस्टेंस पूछा जाता है। बच्चे गलती वहां कर जाते हैं जहां रेजिस्टेंस दे के कलर पूछते हैं ना, वहां गलती कर जाते हैं। नो कलर में कौन सा कलर बताया? नो कलर में कोई सा कलर नहीं। अगर चौथा बैंड ही गायब है, पहले 3 बैंड तो मिलेंगे, अगर चौथा बैंड है ही नहीं तो उसका मतलब है कि वैल्यू तो यहाँ तक लिख लो, लेकिन 20% की ऊपर नीचे वैल्यू जा सकती है। यार मैंने ये भेज दिया आपके ग्रुप पे, कर दोगे वहां से नोट? मैं थोड़ा सा 2 मिनट बचे मीटिंग के, कुछ और बता देता इसमें। यस सर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? जब आर दिया हो और उल्टा जाना हो, कलर बताना हो। मैं बताता हूं, उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, कई बार लिखा होता है कि आर दे दिया 1.2 इंटू 10⁻³ ओम। बताओ भाई, कलर बताओ फटाफट। 1 का कितना? 1 का ब्राउन। 2 का कितना? रेड। रेड। ये मान लो ±10% है। तीसरा कलर बताओ कौन सा होगा? रेड होगा। हाँ, अब यहाँ जल्दबाजी में गलती होती है। पॉइंट है तो ये हटाना है पहले। अगर यहाँ 120 गुणा 10⁻³ होती तो उसे लिखते 12 गुणा 10⁻⁴ और 4 वाला कलर ले देते। 1.2 इंटू 10⁻³ है तो उसे लिखेंगे 12 इंटू 10⁻²। तो 2 वाला कलर कौन सा है? रेड। ये ध्यान रखना है, ये इनमें फंसाते हैं कई बार। और आखिरी 10% में क्या बनेगा? सिल्वर। बताओ, पहचान में आया? यस सर। ऐसे ही मान लो, कई बार क्या होता है, परसेंटेज यूं ना लिख के, जैसे मान लो आपको दिया
कि 110 ओम प्लस माइनस 11 ओम, 110 ओम प्लस माइनस 11 ओम, इसके बताओ कलर। पहला कलर 1 का कलर ब्राउन ब्राउन, दूसरा कलर 1 का कलर ब्राउन ब्राउन, इंटू 11 इंटू 10 टू पावर कितनी है? 1 छोड़ो, लो इसमें मैं एक और चेंज करता हूँ, मान लो ऐसे लिखा हो किलो ओम। अब भी कई बार बच्चा गलती करी आएगा, या पावर 4 हाँ, ये भी मिस मत कर जाना, ये प्रीफिक्स हटाने हैं, ओम में वैल्यू लानी है। 10 टू पावर 4, 4 का कलर कौन सा? येलो येलो, और आखिर में ये लिखा हो 11 किलो ओम। हाँ अब बताओ ये कितना परसेंट है 110 का 11? 10%। तो आखिरी कलर कौन सा होगा? सिल्वर। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना, ये जो मैंने लास्ट में बताई है। समझ आ गया है ना? ठीक है, ठीक है। आप ये फटाफट अब ये नोट कर लीजिए। और आज का तो टाइम भी हो ही गया है, ठीक है। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।